स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए हाजिर है आशा पाराशर की कहानी शहरे खामोशा। बरसात शुरू हो गई। तेज बौछार नहीं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पर जब पानी आंखों से गिरे तो खुले आसमान तले बैठना मुश्किल हो जाता है। वो उठकर सामने पेड़ के नीचे वाली बेंच पर जा बैठा, जहां पहले से ही नीली कमीज पहने एक प्रौढ़ व्यक्ति बैठा था। इस व्यक्ति को वो रोज इसी बेंच पर यही कमीज पहने बैठे देखता था। दूर से वो प्रौढ़ नजर आता था, पर आज जब पास से देखा तो वो उसकी उम्र से लगभग 4-5 वर्ष बड़ा नजर आया। उसे याद आया, उसने भी तो कई दिनों से कपड़े नहीं बदले। कपड़े बदलना तो दूर, वो शायद नहाया भी नहीं है। मार्च का महीना वैसे ही उदासी भरा होता है। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, कभी बादल छा जाते हैं, कभी धूल भरी आंधियां चलती है। किसी किताब में पढ़ा था कि अधिकतर आत्महत्याएं इसी मौसम में होती है। बचपन में इन दिनों परीक्षाएं होती थी, शायद उस तनाव का रिश्ता भी इसी महीने से है। बरसात बंद हो गई, पार्क की बत्तियां जल उठी। उसने नजरें उठाकर देखा, आसपास के बेंच खाली हो गए थे और नीली कमीज वाला भी जा चुका था। कलाई घड़ी में देखा, इस समय तो दफ्तर से सब अपने घरों में पहुंच गए होंगे। उसने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी। कुछ काइयां किस्म के सहकर्मी इन दिनों अत्यधिक प्रेम दिखाते हुए उसके घर के चक्कर लगा रहे हैं, ताकि जो सुना है वो उसके मुंह से सुनकर सहानुभूति का नाटक करें और फिर दफ्तर के कैंटीन में चटकारे लेकर सुनाएं। उनके डर से वो पार्क के सुनसान कोने में आ बैठता है। दूर दूर बेंचों पर एक एक व्यक्ति सुस्ता रहा होता है या अपने विचारों में गुम होता है। उसे लगता है ये सब जीवित नहीं, मुर्दे हैं, मुर्दे। अगले दिन उसने देखा कि कोई बेंच खाली नहीं थी। वो नीली कमीज वाला व्यक्ति बदस्तूर अपनी जगह पर कायम था। उसने देखा, वो उसे देखकर मुस्कुराया और खिसककर बेंच पर जगह बनाई। आ जाइए यहां। वो बैठ गया। मौसम, बीमारी और महंगाई पर नीली कमीज वाले ने बातों के टुकड़े उसकी ओर उछाले, पर उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो तो रोज वहां मालती को उसकी बेवफाई पर सबक सिखाने की योजनाएं बनाता था। अखबार में बंगाली मियाँ जी के विज्ञापन, जिसमें सौत प्रेमी प्रेमिका को 10 दिन में वश करने के दावे पढ़कर वहां जाने का मन बनाता था। अब नीली कमीज वाला उसे देखकर मुस्कुराता और वो भी किसी और अजनबी के साथ बैठने की अपेक्षा उसके पास बैठने लगा। उस दिन सामने वाली बेंच पर एक नवविवाहित जोड़े को देखकर बोला, आज ये कितने खुश नजर आ रहे हैं। नीली कमीज वाला उसके पास आकर फुसफुसाया, कुछ समय बाद इसमें से एक ही हमारी तुम्हारी तरह किसी बेंच के कोने पर बैठा दिखाई देगा। चश्मे में उसकी आंखें बहुत बड़ी नजर आ रही थी। आप कुछ परेशान लगते हैं। नीली कमीज वाले ने उसके कंधे पर आत्मीयता से हाथ रखा। कह भी दीजिए, मन हल्का हो जाएगा। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। उसे लगा वो भर भरा के रो पड़ेगा, पर पलकें झपकाकर आंसू जब्त कर कठोरता से बोला, आप। एक पल को रुका। आपने किसी से बदला लिया है? बदला? नीली कमीज वाला हंसा। बदला तो नहीं लिया, अलबत्ता बदल जरूर गया हूं। कैसे? उसे आश्चर्य हुआ। मुझे मेरे किए की सजा के बदले किसी ने माफ कर दिया। ये किसी के गुनाह पर निर्भर करता है।
बात चल निकली। तुम जिसे सजा देना चाहते हो उसका गुनाह क्या है? बेवफाई आवाज भर्रा गई। सजा देकर तुम उसे वफादार बना लोगे? नीली कमीज वाला उसकी नादानी पर मुस्कुराया। नहीं, पर किसी की जिंदगी में से कोई बेहयाई से निकल जाए, किसी दूसरे के संग उसके आंसू निकल आए, तो उसे सजा न दें। उसने दांतों पर दांत जमा लिए और उसकी गर्दन पर नीली नसें फूली दिखाई देने लगी। देव, तुम गुस्से में विषधारी दिखाई देते हो, मालती उसे कहा करती थी। नीली कमीज वाले के स्पर्श में न जाने क्या था कि उसकी पीठ पर रखे हाथ ने उससे सब कहलवा दिया। वो खुलता चला गया। मालती और देव बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। अम्मा ने मालती को किसी रिश्तेदार के पुत्र के विवाह में देखा था। वो वहां जिस सुगढ़ता से काम संभाल रही थी, वो किसी भी विवाह योग्य पुत्र की मां को प्रभावित कर सकता था। वहीं देव ने भी उसे देखा और अम्मा उसकी मां से बात कर विदाई के समय मालती के हाथ में 21 रुपए का शगुन दे आई थी। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, पर पहनने ओढ़ने का सलीका और बात करने का ढंग किसी को भी आकर्षित कर लेते थे। वो मुस्कुराकर जब दांत अपने होठ से दबाती तो निजी नजरों में भी 100 दिए जगमगा जाते थे। देव दूसरे शहर में सरकारी महकमे में लिपिक था, इसीलिए मां ने उसके खाने की चिंता कर विवाह के 15 दिन बाद ही मालती को साथ भेज दिया। आमदनी सीमित थी। 2 कमरों का छोटा सा सरकारी घर था, लेकिन दोनों खुश थे। अक्सर छुट्टी के दिन समुद्र के किनारे उस बड़ी सी चट्टान पर बैठे रहते, लहरों का आना और जाना देखते। चट्टान पर मालती ने एक पत्थर पर दिल का निशान बना बीच में तीर की नोक पर दोनों के नाम का पहला अक्षर उकेर दिया था। ये हमारी जगह है, मालती इतराकर बोली। यहां और कोई नहीं बैठ सकता। यहां तक तो सब ठीक था। यहां थोड़ा रुका, मानो अब दुनिया बदलने वाली है। एक दिन पैतृक गांव से एक परिचित उनसे मिलने आया। मां ने कुछ गर्म कपड़े, अचार वगैरह भेजा था। जगत नाम था उसका। अपनी गाड़ी में आया था। कॉलोनी के बच्चे गाड़ी को छू कर देख रहे थे। उसे भी कुछ अच्छा सा एहसास हुआ। मालती तो उसके सामने ही नहीं आई, रसोई में ही खड़ी रही। वही चाय पानी ले गया। भाभी जी नजर नहीं आ रही? जगत पहली मुलाकात में ही बेतकल्लुफ हो गया था। मालती 2-3 बार आवाज देने पर सकुचाती सी नमस्कार कर बैठ गई। जगत आकर्षक व्यक्तित्व के साथ हाजिर जवाब भी था। वहां बहुमंजिला इमारतें बनाता था। देव ने मालती की नजरों में जगत के लिए प्रशंसा के भाव देखे थे। खाने के लिए पूछने पर अगली बार मालती के हाथों से बना खाने का वादा कर वो चला गया। अम्मा जी भी हद करती हैं। मालती के चेहरे पर गुस्सा था। पहले खबर कर देती तो कमरा ठीक कर लेते। तुम भी 3-3 दिन तक एक ही कमीज पहने रहते हो। तुम्हारे मायके से आया था क्या कोई? देव को उसका हीनता का बोध अच्छा नहीं लगा। हम जैसे भी हैं ठीक हैं। रविवार को आने का वादा करने वाला जगत तीसरे दिन ही आ गया। देव अभी दफ्तर से लौटा ही था और रास्ते में स्कूटर ने बहुत परेशान किया था, तो वो किसी अतिथि का आतिथ्य करने के मूड में नहीं था। मालती ने उसे इशारे से रसोई में बुलाया और खाना बनाने के लिए कुछ जरूरी वस्तुओं की सूची उसने उसे थमा दी। कुछ वस्तुएं बाजार में मिलेंगी, पर स्कूटर तो खराब है। इसके सामने स्टार्ट न हुआ तो वो पैदल ही निकल गया और जगत को आज का अखबार थमा गया। लौटा तो देखा मालती और जगत किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। अखबार अनछुआ पड़ा था
और रसोई में खाने की कुछ तैयारी नहीं थी। गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो चुप रहा। उसके बाद जगत की गाड़ी अक्सर उनके घर के बाहर नजर आती। जगत साधारण सी बात भी मिर्च मसाला लगाकर सुनाता और मालती मंत्र मुग्ध सी सुनती रहती। देव मालती को जानबूझकर किसी काम से कमरे के बाहर भेजता तो जगत साधिकार उसका कंधा पकड़कर वापस बिठा देता। वो भाभी जी से कब मालती पुकारने लगा, पता ही नहीं चला। देव को संदेह हुआ कि जगत उसकी अनुपस्थिति में भी आता होगा। दफ्तर से आने के बाद जानबूझकर स्कूटर की चाबी नीचे फेंक देता और दरवाजे के बाहर धूल में कार के टायर के निशान ढूंढता। कभी रसोई में कचरे के डिब्बे में बाजार से लाई खाने की वस्तुओं के लिफाफे ढूंढता। मालती तो उसे अब अजनबी लगने लगी थी। अगले कुछ दिनों में दफ्तर से घर लौटने पर अक्सर ताला मिलता। जगत मालती को अपने साथ ले जाने लगा था। लौटने पर मालती बताती कि जगत के साथ दर्जी को ब्लाउज सिलने देने गई थी। कभी जगत उसे नई बन रही इमारत दिखाने ले गया था। देव आपत्ति जताकर जगत की नजर में अपनी पत्नी पर अविश्वास रखने वाला पति नहीं बनना चाहता था। रहन सहन, भाषा सब में कमतर होने के बावजूद वो आधुनिक विचारों से अपने आप को मालती के सामने हीन नहीं होने देना चाहता था। पर इस रवैये ने उन दोनों को और भी स्वच्छंद बना दिया और वो मानसिक रूप से बीमार हो गया। दफ्तर से अचानक घर आ जाता और मालती को सिरदर्द की दवा माथे पर लगाने को कहता और सोचता, काश इस समय जगत आए और देखे कि मालती उसका कितना ख्याल रखती है। एक दिन समुद्र के किनारे उस चट्टान पर गया जहां पर अक्सर जाते थे। उसे पक्का यकीन था कि मालती जगत को यहां जरूर लाई होगी। उसे गहरा धक्का लगा जब उसने देखा कि पत्थर पर बने दिल के निशान पर मालती के साथ उसका नाम खुरच कर मिटा दिया गया था। घर के बाहर खड़ी जगत की गाड़ी की खिड़कियों के कांच पर जमी धूल पर मोहल्ले के शरारती लड़कों ने उंगली से मालती के साथ जगत का नाम लिख दिया था और जगत ने जानबूझकर उसे साफ नहीं किया। देव को लगता ये गाड़ी पूरे शहर में जगत और मालती के रिश्तों का विज्ञापन करती होगी। जब जगत जाता तो देव उसे दरवाजे तक छोड़ने जाता। घर के अंदर वो जगत की उपेक्षा करता, पर मोहल्ले वालों के सामने हंस हंस कर जोर से उसके कंधे पर धौल जमाता। मालती को घर छोटा लगने लगा था। एक भी साड़ी उसे अब पहनने के लायक नहीं लगती थी। उसे लगता था कि देव को भी एक गाड़ी ले लेनी चाहिए। स्कूटर पर शर्म आती है। कभी कहती कि इस बार पहाड़ों पर घूमने चलें, जगत की पहचान है, अच्छे से घुमा देगा। जगत की पत्नी गांव में रहती थी। मालती का हर दूसरा वाक्य जगत से आरंभ होता था। धीरे धीरे जगत ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और तंग गलियों की घुटन से बाहर निकल खुली सड़क पर हवा खाने की हसरत मालती को घर से बाहर ले गई। वो ठंडी सांस ले शून्य में ताकने लगा। नीली कमीज वाले व्यक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रख मौन सांत्वना दी। एक दिन मालती ने बड़ी बेशर्मी से जगत के साथ रहने की इच्छा बताई। उसने बहुत समझाया, पर वो अपनी बात पर अड़ी रही। हार कर उसने बाहर जाने का दरवाजा खोल मालती को कहा कि या तो वो खुला हुआ दरवाजा बंद कर दे या फिर उसके जाने के बाद अंदर से बंद कर लेगा। और वो चली गई। नीली कमीज वाले ने कहा, जैसे उसे पहले से ही मालूम था। देव ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। वो मुस्कुरा रहा था, पर इस मुस्कुराहट में दर्द दिखाई दिया। हाँ, लेकिन मैं उसे इसकी सजा जरूर दूंगा। मुट्ठियां कस गई देव की। मेरी मानो, माफ कर दो उसे।
नीली कमीज वाला शांत स्वर में बोला। माफ कर दूं? वो भड़क उठा। हरगिज नहीं। वो मुझसे लड़ती झगड़ती, मैं माफ कर देता, पर बेवफाई तो गुनाह है और गुनाह की सजा तो ईश्वर भी देता है। तो फिर छोड़ दो ना ईश्वर पर। नीली कमीज वाले ने उसका हाथ पकड़ कसी हुई मुट्ठियां खोल दी। माफ करना किसी को बहुत बड़ी सजा देना है, जिसे पाने वाला पूरी जिंदगी तड़पता है, जैसे मैं तड़प रहा हूं। देव उसे आश्चर्य से देख रहा था। बेवफाई का शिकार मैं भी हूं, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं, बल्कि मैंने बेवफाई की थी। मैंने इसे बहुत आसान समझा, एक कपड़े की तरह रिश्ते बदल लिए। मैं खुश था और इंतजार कर रहा था कि मेरी पत्नी रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मुझे ऐसा करने से रोकेगी, पर नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। खामोशी से मेरी जिंदगी से निकल गई। बल्कि एक दिन उसका संदेश मुझे मिला कि उसने मुझे दिल से माफ कर दिया है। नीली कमीज वाला सच में दयनीय लग रहा था। मोटे लेंस के चश्मे से उसकी आंखें फटी हुई दिखाई दे रही थी। उसका स्वर धीमा हो गया था। जिसके कारण मैंने अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ा, वो भी मुझसे रिश्ता तोड़ गई। उसका विचार था कि जब मैं एक से बेवफाई कर सकता हूं, तो दूसरे से क्या वफा निभाऊंगा। इसीलिए मेरे भाई, बेवफाओं से नफरत न करो, उन पर तरस खाओ, क्योंकि वे कहीं के नहीं रहते। नीली कमीज वाले की बातें देव पर अपना प्रभाव डालने में कामयाब रही थी। यही हाल मालती का भी होगा। जगत उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। एक बार जब तुम बेवफा साबित हो जाओ, फिर लाख वफादार बनो, कोई एतबार नहीं करेगा। नीली कमीज वाला रो पड़ा। तुम भी उसे माफ कर दो। वो जिंदगी भर इस बोझ तले सांस न ले सकेगी और तुम भी हल्के हो जाओगे। ये कहकर वो तेजी से पार्क के गेट से बाहर निकल गया। देव मुस्कुरा दिया। बहुत हल्का और आजाद महसूस कर रहा था, मानो उसका सारा बोझ नीली कमीज वाला ले गया। बेंच खाली हो गई थी किसी और मुर्दे के लिए। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।